मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, ओह, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जो माओ ने सिर झुकाकर जवाब दिया, होली लॉर्ड, भले ही आपने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन आपकी आभा और आपकी आवाज एक साधारण बूढ़े इंसान जैसी नहीं हो सकती। और आप यहां आए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, जबकि पिंगजांग प्रीफेक्चर में प्लेग अभी भी फैला हुआ है। ऐसे समय में कोई बाहरी आदमी इतनी आसानी से इधर उधर नहीं घूमता, और बिना वजह चिंगजन विलेज के स्कूल में आना तो और भी अजीब है। मैंने सुना है कि इमोर्टल्स अपने रूप को कई तरीकों से बदल सकते हैं, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप ही होली लॉर्ड हैं। जब उसने मेरी असली पहचान जान ली तो मैंने भी अपनी एक्टिंग बंद कर दी। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया और मेरी डिवाइन पावर खत्म होते ही मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैंने आगे कहा, मैं बस इंसानों की जिंदगी को करीब से देखने के लिए पहाड़ से नीचे आया हूं। मैं थोड़ी देर के लिए रुका, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने हाथ हिलाया और पास में बैठी एक साधारण बिल्ली को एक सफ़ेद पिक्सू में बदल दिया। और हाँ, मुझे अपने बैठने के लिए थोड़ी चांदी भी चाहिए। इसे सोना चांदी खाना पसंद है, लेकिन सोना चांदी इंसानों की करेंसी है, इसलिए तुम्हें इसे सीधे देना ठीक नहीं होगा। जो माओ ने उस बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले पिक्सू को देखा और तुरंत घुटनों के बल बैठकर सिर झुका दिया। होली लॉर्ड, आपकी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। आज मैंने सच में बहुत कुछ नया देखा। वो कुछ पल सोच में डूबे रहे, फिर सिर उठाकर बोले, होली लॉर्ड, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप आसानी से सोना चांदी इकट्ठा कर सकते हैं। चूहों को पकड़कर, मैंने हल्का सा भौं उठाकर कहा। ओह, जरा डिटेल में बताओ, जो माओ ने शांत आवाज में समझाया। चिंगलोंग माउंटेन के नीचे एक डाकुओं का गिरोह रहता है, जिसका लीडर ब्लैक बेयर नाम का आदमी है। वो लोग कई सालों से बेयर विलेज में डेरा डाले हुए हैं और आसपास के कई गांवों को लूटकर काफी सोना चांदी जमा कर चुके हैं। ये डाकू बहुत ही निर्दयी और क्रूर हैं, लोगों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन सरकार उन्हें पकड़ने में जानबूझकर देरी कर रही है। मैंने सुना है कि ब्लैक बियर का मिलना जुलना काउंटी मजिस्ट्रेट से है और वो लूट का ज़्यादातर हिस्सा उसे दे देता है। इसलिए सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है वो सिर्फ दिखावा होती है। मैंने ये सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो बात ऐसी है? फिर मुझे वहां तक रास्ता दिखाओ। कुछ ही देर बाद हम शुंगजाई के पास वाले लुअनशी विलेज पहुंच गए। गांव पूरी तरह सूना पड़ा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थीं। कभी कभी कोई विलेजर हल्का सा झांकता, लेकिन हमें देखते ही तुरंत वापस अंदर छिप जाता। झो माओ वहीं रुक गए और गहरी सांस लेकर बोले, लुआंशी, विलेज डाकुओं से सबसे ज्यादा परेशान हुआ है। यहाँ के लोग इतने डर चुके हैं कि जरा सी आहट होते ही छिप जाते हैं। मैंने पूछा, तो ये लोग कहीं और क्यों नहीं चले जाते? झो माओ ने सिर हिलाकर कहा, होली लॉर्ड, शायद आपको पता नहीं, लेकिन इस समय हर जगह भारी टैक्सेस हैं और लोग इधर उधर भटक रहे हैं। अगर ये लोग कहीं और भी जाएं, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। और फिर बहुत से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं रहे हैं। अपनी ज़मीन छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। मैं इस समय का इंसान नहीं था, फिर भी उनकी मजबूरी और दर्द साफ महसूस कर सकता था और मेरे अंदर गुस्सा उठने लगा। इस अव्यवस्थित दुनिया में आम लोग दुख झेल रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं और डाकू लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे पास ताकत है तो मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं? तभी अचानक किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक मजबूत सा आदमी कोने में बैठा था, सिर पकड़कर रो रहा था। उसके कंधे कांप रहे थे। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, भाई, तुम इतना दुखी क्यों हो? वो घबराकर बोला, क्या आप सरकार की तरफ से आए अधिकारी हो? कृपया हमारी मदद कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिलाइए। मैंने शांत होकर कहा, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, बस एक राहगीर हूं, लेकिन अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो घबराकर बोला, नहीं, वो डाकू बहुत ताकतवर हैं, उनके पास हथियार हैं, तलवारें हैं। मैं अकेला हूं, उनका सामना नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले वो गांव लूटने आए थे और उन्होंने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया। मैंने सीधा कहा, चलो। हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से तेज कदमों की आवाज आई।
वो आदमी हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। उसने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपनी पत्नी और बच्चों का बदला जरूर लूंगा। मेरा नाम वांग हू है, मुझे बेयर विलेज का रास्ता अच्छी तरह पता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। झो माऊ ने तुरंत कहा, भाई वांग हू, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ये होली लॉर्ड हैं, एक सच्चे इमोर्टल जो लोगों को बचाने के लिए धरती पर आए हैं। ये जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वांग हू ये सुनकर चौंक गया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया और टैलिस्मैन की डिवाइन पावर से उसे घेर लिया। अगले ही पल उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब विश्वास हुआ? अपने शरीर में अचानक आई राहत महसूस करते ही वंगहू जोर से घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिलाइए, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। मैंने शांत आवाज में कहा, उठो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से बदला लेने का मौका दूंगा। हम तीनों आगे बढ़ते रहे और करीब आधे घंटे बाद बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट पर पहुंच गए। दरवाजा कसकर बंद था और दीवारों पर कई डाकू खड़े थे, हाथों में धनुष बाण लिए, चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके बीच में उनका सरदार ब्लैक बियर खड़ा था। एक आंख से घूरते हुए मजाक उड़ाते हुए बोला, सिर्फ तुम लोग बियर स्ट्रॉन्गहोल्ड में मरने आए हो क्या? लगता है जीने से बोर हो गए हो। जोमाओ गुस्से में चिल्लाए, ब्लैक बियर, तू निर्दयी दरिंदा है, तूने गांव वालों को लूटा और लोगों को मारा है, आज तेरा अंत तय है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ वांग हू से कहा, जाओ, पहले अपने परिवार का बदला लो। मैंने हाथ उठाया और मंकी टैलिस्मैन और हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर को एक रोशनी के गोले में बदलकर वांग हू के शरीर में डाल दिया। अगले ही पल उसका शरीर मुड़ने लगा और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो एक खतरनाक बाघ में बदल गया। वांग हू ने अपने पंजों को देखा और उसके दिल में जोश और बदले की आग भर गई। ये थी असली ताकत। उसी समय मैंने उस बिल्ली को भी छोड़ दिया जो पिक्स्यू में बदली हुई थी और शांत आवाज में कहा, जाओ, थोड़ा मजा करो। बाघ सीधे डाकुओं के बीच कूद पड़ा। उसके पंजे चमके और कुछ ही सेकंड में कई डाकू चीखते हुए गिर पड़े। खून चारों तरफ फैल गया। बाकी डाकू तलवार और भाले लेकर उस पर टूट पड़े, लेकिन हॉर्स टैलिस्मैन की हीलिंग पावर के कारण उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। चोट लगते ही उसके घाव तुरंत ठीक हो जाते। दूसरी तरफ पिक्स्यू हवा में उछलकर इधर उधर घूम रहा था। डाकुओं के तीर उस पर लगते, लेकिन सिर्फ टन टन की आवाज आती, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होता। ये देखकर डाकू डर गए और पीछे हटने लगे। ब्लैक बियर ने खुद को संभालते हुए अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया, डरो मत, ये बस 2 जानवर हैं, मार डालो इन्हें, जो इन्हें मारेगा उसे 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिक्स्यू उस पर झपटा और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। वो जोर से किले के गेट से टकराया और वहीं गिर पड़ा, उठ भी नहीं पाया। अपने सरदार को गिरते देख बाकी डाकू घबरा गए, अपने हथियार छोड़कर भागने लगे, लेकिन वांग हू और पिक्स्यू ने उन्हें नहीं छोड़ा। पूरे किले में चीख पुकार मच गई। कुछ बचे हुए डाकुओं ने देखा कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने धनुष उठाए और बोले, लड़ो, उस जादूगर को मारो, तभी बचेंगे। उन्होंने मुझ पर तीर चलाए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। यह तो मजाक था। अगर मैं इतनी आसानी से मर सकता तो फिर मेरी ताकत का क्या मतलब। मैंने हाथ उठाया और सारे तीर हवा में ही रुक गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। डाकू चिल्लाने लगे, और तीर चलाओ, मुझे नहीं लगता ये सब रोक सकता है। अगले ही पल वांग हू फिर उन पर टूट पड़ा और एक एक करके सबको खत्म कर दिया। जब सारे डाकू खत्म हो गए तब वांग हू की डिवाइन पावर खत्म हो गई और वो वापस इंसान बनकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चों का बदला ले लिया। मैंने शांत स्वर में कहा, उठो, ये उनका हक था। अगले दिन सुबह सुबह ली चिन 4 सिपाहियों के साथ शहर के बाहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वो कई गांवों से गुजरे, लेकिन हर गांव का हाल बहुत खराब था। कहीं लाशें पड़ी थीं, कहीं पूरा गांव खाली पड़ा था। ये सब देखकर लीचन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपना नक्शा निकाला और हर बर्बाद गांव पर एक एक्स का निशान लगाने लगा, और हर निशान के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। यह प्लेग उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। जाओहू और जाओ बाओ दोनों लीचन के पीछे पीछे चल रहे थे।
और बार बार उससे बातों बातों में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे, खासकर उस लेटर के बारे में। जाओहू ने कैजुअली पूछा, ब्रदर ली, प्लेग की जांच और लेटर देने के अलावा मैजिस्ट्रेट ने इस मिशन के लिए कुछ और कहा है क्या? ली चेन थोड़ा झिंझका, लेकिन फिर जो माओ के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए बोला, हाँ, एक और काम है। राजधानी में रहने वाले लॉर्ड सू ने काउंटी मजिस्ट्रेट को कहा है कि वो जोउ माओ को एक लेटर और इनविटेशन दे, और ये काम खुद जाकर करना है। ये सुनकर जाओहू के मन में हलचल मच गई। ये मामला सच में किसी बड़े आदमी से जुड़ा था, लेकिन उसने बाहर से खुद को शांत रखा और फिर पूछा, ये लॉर्ड सू कौन है? जोउ माओ तो एक साधारण गांव का आदमी है, उसका राजधानी के बड़े लोगों से क्या लेना देना? ली चेन ने जवाब दिया, लॉर्ड सू दरबार के एक बहुत बड़े और ताकतवर मंत्री हैं। वो और जोउ माओ पहले साथ पढ़ते थे और दोनों की गहरी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने अचानक लेटर क्यों भेजा ये मुझे भी नहीं पता। जोउ माओ ने धीरे से जोहू की आस्तीन पकड़ी और फुसफुसाया, भाई, उस बड़े मंत्री के बारे में और पता करो। जाओहू ने भौहें चढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहा, हम लॉर्ड सू को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन मैजिस्ट्रेट वे को भी नहीं। उसने हमें साफ आदेश दिया है, अगर काम नहीं हुआ तो वापस जाकर हमारी जान नहीं बचेगी। इसलिए अब भी हमें जैसा प्लान है वैसा ही करना होगा और हालात देखकर फैसला लेना होगा। सब लोग आगे बढ़ते रहे और करीब आधे घंटे बाद अचानक सामने से ढोल नगाड़ों की तेज आवाज आने लगी। लोगों की भीड़ और शोर शराबा सुनाई देने लगा, जो रास्ते के सुनसान माहौल से बिल्कुल अलग था। सब चौंक गए और रुक कर देखने लगे। जाओहू ने शक भरी नजर से लीचेन की तरफ देखा और कहा, ब्रदर ली, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने सुनसान इलाके में इतने लोग क्यों जमा हैं? कहीं कोई साजिश तो नहीं? क्या हमें वापस जाकर मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए? ली चेन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, पहले खुद जाकर देखते हैं। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग अपने कपड़े बदलकर आम लोगों जैसे दिखो, भीड़ में घुसकर पता लगाओ कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी को शक मत होने देना। सबने जल्दी से साधारण कपड़े पहन लिए और भीड़ में घुल मिल गए। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि आज चिंगजन विलेज में होली लॉर्ड के मंदिर का फाउंडेशन सेरेमनी हो रहा है। आसपास के गांवों के लोग खुद से मदद करने आए हैं ताकि होली लॉर्ड का धन्यवाद कर सकें जिन्होंने प्लेग को खत्म किया। वहां का माहौल काफी जिंदा दिल और भीड़ भाड़ वाला था। सिपाहियों ने वापस आकर ली चेन को सारी बात बताई। यह सुनकर ली चेन का चेहरा और गंभीर हो गया। होली लॉर्ड, प्लेग को ठीक कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये तो किसी पंथ या धोखे जैसा लग रहा है जो लोगों को बहका रहा है। नहीं, हमें इन्हें रोकना होगा, वरना और लोग धोखे में आ जाएंगे। ये कहकर ली चेन ने अपनी कमर से कांस्टेबल का टोकन निकाला और अपने आदमियों के साथ भीड़ में घुस गया। योंगजो प्रीफेक्चर के कांस्टेबल्स आ गए हैं। सब लोग तुरंत यहां से हट जाओ, भीड़ मत लगाओ और कोई हंगामा मत करो। ढोल नगाड़ों की आवाज अचानक रुक गई और पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सभी विलेजर्स मुड़कर उनकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में साफ सावधानी दिखाई दे रही थी। ली चेन ने चारों तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सेरेमनी करवाने वाले बूढ़े आदमी पर पड़ी, वो चौंक गया। वो जोउ माओ थे। उनका चेहरा चमक रहा था, शरीर में पूरी एनर्जी थी, कहीं भी प्लेग का कोई असर नहीं दिख रहा था। जोउ माओ ने ली चेन को देखते ही बिल्कुल शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहा, ऑफिसर ली, बहुत समय हो गया। आज चिंगजियान विलेज आने का क्या कारण है? क्या आप भी सपोर्ट करने आए हैं? ली चेन ने सख्त आवाज में कहा, ब्रोदर जोउ, क्या आपको पता है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं? ये शुअनजून और चमत्कार वाली बातें सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए हैं। अभी के अभी इस भीड़ को हटाओ, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। जोउ माओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, ऑफिसर ली, आप गलत समझ रहे हैं। ये लोगों को भड़काना नहीं है। कुछ दिन पहले यहां प्लेग फैला हुआ था और तभी होली लॉर्ड खुद आए और अपनी डिवाइन पावर से सभी बीमार विलेजेस को ठीक कर दिया। इसलिए लोग दिल से आभारी हैं और खुद ही मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ली चेन ने आसपास देखा। सभी विलेजर्स स्वस्थ दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चमक थी, जैसे कभी बीमार ही नहीं हुए हों। उसके मन में शक पैदा हुआ, क्या यह होली लॉर्ड सच में प्लेग ठीक कर सकता है? उसने सोचा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं,
लेकिन अगर मुझे कुछ भी गलत या इलीगल मिला तो मैं कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करूंगा। जो माओ मुस्कुराकर बोले, चिंता मत कीजिए ऑफिसर ली, यहां सब कुछ साफ और सही है। फिर जो माओ ने जोर से कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, शुभ समय आ गया है, काम शुरू करो। उनके बोलते ही विलेजर्स फिर से काम में लग गए। कोई नींव खोदने लगा, कोई ईंट उठाने लगा, कोई लकड़ी लगाने लगा। पूरा माहौल फिर से चहल पहल से भर गया। भीड़ के किनारे जौहू चुपचाप जौ बाव को एक काला लोहे का टोकन पकड़ाकर बोला, छोटे भाई, कोई बहाना बनाकर यहां से निकल जाओ। जल्दी से बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड जाओ और ब्लैक बेयर को ढूंढो। मैं यहां से लोगों को लेकर चिंगजेन विलेज को खत्म कर दूंगा और जो माओ और ली चेन को भी खत्म कर देंगे। जाओबाओ ने सिर हिलाया और मौके का फायदा उठाकर चुपचाप भीड़ से निकल गया और तेजी से ग्वीजी विलेज की तरफ बढ़ गया। उधर जो माओ ने कहा, ऑफिसर ली, बहुत साल बाद मुलाकात हुई है और अब देर भी हो रही है। क्यों ना आप आज रात छिंगजेन विलेज में ही रुक जाएं और कल आराम से प्लेग की जांच के लिए निकलें। लीचन भी ये जानना चाहता था कि प्लेग ठीक होने की बात सच है या नहीं, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर आपको तकलीफ दूंगा। ब्रदर जो। इसके बाद जब वो युंगसी विलेज की तरफ जा रहे थे, लीचन ने कहा, वैसे ब्रदर जो, इस बार मेरे पास एक और काम भी है। काउंटी मजिस्ट्रेट ने यह चीज आपको देने को कहा है। जैसे ही जो माओ ने उस पर लिखे 4 शब्द वायलेंट रिलेटिव्स देखे, उनका चेहरा थोड़ा बदल गया और उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव उभर आया। जो माओ कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने एनवेलप खोला भी नहीं, बस हल्की सी सांस ली और उसे अपने कपड़ों में रख लिया। ली चेन ने पूछा, ब्रोदर जो, आप इसे खोलकर देखेंगे नहीं? जो माओ ने शांत होकर कहा, अभी जल्दी क्या है, रात में आराम से देख लेंगे। चिंगजेन विलेज लौटने के बाद जो माओ ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया और ली चेन बाकी कांस्टेबल्स की गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की। कुछ राउंड्स ड्रिंक के बाद ली चेन थोड़े नशे में आकर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ब्रदर जो, अगर सच में प्लेग को ठीक करने का तरीका है तो इसे कोर्ट में क्यों नहीं बताया जाता? इससे बहुत बड़ा भला हो सकता है, पूरे देश के लोगों को फायदा मिलेगा। लीचन ये नहीं जानता था कि यह कोई आम इलाज नहीं, बल्कि होली लॉर्ड की डिवाइन पावर है। जो माओ ने गंभीर होकर कहा, क्या आपने कभी देखा है कि कोई मरने के कगार पर पहुंचा हुआ प्लेग का मरीज एक पल में ठीक हो जाए, या एक कटोरी पानी पीकर तेज बुखार वाला इंसान तुरंत खड़ा हो जाए? यह सब आम इंसान के बस की बात नहीं है। यह सुनकर ली चेन के दिल में हलचल हुई। उसे गांव में देखा हुआ दृश्य याद आ गया। जो लोग प्लेग से मरने की हालत में होने चाहिए थे, वो अब पूरी तरह ठीक और एनर्जेटिक थे। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। दावत के बाद जो माओ ने कांस्टेबल के लिए गांव के खाली घर में ठहरने का इंतजाम कर दिया। उस रात ली चेन को नींद नहीं आई। वो बार बार करवट बदलता रहा। आखिरकार वो उठकर जो माओ के पास गया। दोनों आंगन में आमने सामने बैठकर दुनिया की बातें करने लगे। कई साल पहले दोनों ने कसम खाई थी कि वो बड़े काम करेंगे और लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन किस्मत ने अलग रास्ते दिखा दिए। जो माओ ने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से उसे अपना पद छोड़कर गांव लौटना पड़ा, जबकि सुजिन ऊंचे पद पर पहुंच गया। दोनों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जो माओ अपने कमरे में लौटे और आखिरकार लेटर खोला। उसमें लिखा था, रिश्तों के खतरे के बावजूद पिंगजियांग में हालात बहुत खराब हैं। अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। मैंने एम्परर को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे बार बार नज़रअंदाज किया गया। अब मैं थक चुका हूं और अपने गांव लौटने का फैसला किया है। हमारी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, ताकि हम फिर से मिल सकें। ये पढ़कर जो माओ ने हल्की सांस ली और कहा, ठीक है, पुरानी दोस्ती के लिए एक बार मिलाता हूं। दूसरी तरफ जोबाओ बेयर विलेज पहुंच चुका था, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो सन्न रह गया। जो कभी ताकतवर स्ट्रॉन्गहोल्ड था, अब पूरी तरह बर्बाद पड़ा था। चारों तरफ डाकुओं की लाशें बिखरी हुई थीं। जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हवा में खून की बदबू फैली हुई थी। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? ब्लैक बियर के पास तो सैकड़ों आदमी थे। उसके मन में डर बैठ गया और वो वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो तुरंत पास के क्योटिक वर्ल्ड विलेज की तरफ जानकारी लेने निकल गया।
जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसकी कमर पर लटका काला लोहे का टोकन धूप में चमक उठा। ये टोकन मजिस्ट्रेट वेई ने दिया था, जिस पर ब्लैक बियर स्ट्रॉन्गहोल्ड का निशान बना हुआ था। विलेजर्स ने उसे कांस्टेबल के कपड़ों में देखकर डर और सम्मान से देखा, लेकिन वांग हू ने उस टोकन को तुरंत पहचान लिया और उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा चमक उठा। वांग हू को तुरंत होली लॉर्ड की बात याद आ गई, ब्लैक बेयर का मैजिस्ट्रेट वेई के साथ मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाना। उसने समझ लिया कि यह कांस्टेबल जरूर मैजिस्ट्रेट वेई का आदमी है। उसने अपने गुस्से को दबाया, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और आगे बढ़कर आदर से झुकते हुए बोला, सर, आप दूर से आए हैं, जरूर थक गए होंगे। क्यों ना आप थोड़ी देर मेरे घर पर आराम कर लें और एक कप गर्म चाय पी लें। जाओ बाओ वैसे भी ब्लैकविंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में जानकारी लेने आया था और सामने वाले की मेहमान नवाजी देखकर उसने सिर हिलाया। ठीक है, फिर तुम्हें तकलीफ देता हूं। वांग हू के घर पहुंचते ही जोबाओ ने जल्दी से पूछा, वांग हू, उन डाकुओं के साथ आखिर हुआ क्या? वांग हू ने शांत होकर जवाब दिया, सर, हमें भी ज्यादा नहीं पता। कुछ दिन पहले एक सफेद कपड़े पहने इमोर्टल एक बाघ और एक डिवाइन बीस्ट के साथ यहां से गुजरे और बेयर विलेज की तरफ गए। उसके थोड़ी देर बाद पहाड़ों से चीखने की आवाजें आईं और फिर पूरा गांव ऐसा हो गया। जाओ बाओ ने शक से कहा, सफेद कपड़े वाला इमोर्टल, बाघ और डिवाइन बीस्ट? इस दुनिया में ना कोई इमोर्टल होता है और ना ही ऐसे जानवर। तुमने जरूर गलत देखा होगा। वांग हू ने तुरंत कहा, नहीं सर, यह बिल्कुल सच है। गांव के बहुत से लोगों ने देखा था। वो इमोर्टल बहुत ताकतवर था, हाथ हिलाते ही सुनहरी रोशनी निकलती थी और डाकू उसके सामने टिक ही नहीं पाए। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, सर, आप सफर से थक गए होंगे, पहले खाना खा लीजिए, मैं बाकी विलेजर्स से पूछकर और जानकारी ले आता हूं। जाओ बाओ ने कहा, ठीक है। वांग हू बाहर निकला और तुरंत कुछ विलेजर्स को इकट्ठा करके धीरे से बोला, यह कांस्टेबल मैजिस्ट्रेट वेई का आदमी है, जानकारी लेने आया है। तुम लोग इसे थोड़ा डराओ। मैं चिंगजियन विलेज जाकर जो माओ और होली लॉर्ड को खबर देता हूं कि मैजिस्ट्रेट वेई के लोग आ चुके हैं और जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। सभी विलेजर्स ने सिर हिलाया और अपने अपने काम में लग गए। उधर घर के अंदर जौबाओ का डर बढ़ता जा रहा था। वो चुपके से पीछे के आंगन में गया और कुछ विलेजर्स की धीमी बात सुन ली। यह भ्रष्ट अधिकारी का आदमी है, इसने हमारे कई लोगों की जिंदगी खराब की है। बाद में इसे पकड़कर इसके पैर तोड़ देंगे। दूसरा बोला, हां, इसे इसकी हरकतों की सजा खून से चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही जाओ बाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत मुड़ा और गांव से भाग निकला। अब बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड खत्म हो चुका था, मिशन भी फेल हो गया था। अगर वो इन विलेजर्स के हाथ लग गया तो उसकी जान नहीं बचेगी। उसने सोचा कि अब वो ना तो चिंगजियन विलेज वापस जा सकता है जाओहू के पास और ना ही काउंटी टाउन जाकर मैजिस्ट्रेट वेई को रिपोर्ट कर सकता है। फिलहाल उसे कहीं छिपकर रहना होगा और आगे की योजना बनानी होगी। उधर चिंगजियन विलेज के बाहर जाओहू एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और बार बार गांव की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जौबाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? तभी अचानक एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ उसके पास आया, हांफते हुए। ब्रदर टाइगर, कांस्टेबल ली ने सबको गांव के बाहर पुराने जंगल में इकट्ठा होने को कहा है। उनका कहना है कि कोई जरूरी बात करनी है। यह सुनकर जाओहू का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा शायद ली चेन को कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने अपने शक को दबाया और बाकी कांस्टेबल्स के साथ पुराने जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक खाली जगह पर ली चेन खड़ा था। उसका चेहरा काफी गंभीर था। जैसे ही सब लोग इकट्ठा हुए, वो धीरे से बोला, मैंने अभी चुपके से जांच की है और यह सच है कि विलेजर्स प्लेग से ठीक हो चुके हैं। होली लॉर्ड द्वारा प्लेग को ठीक करना शायद सच है। उसने आगे कहा, इसके अलावा श्वंजुन टेम्पल के पास विलेजर्स ने खुद की एक प्रोटेक्शन टीम भी बना ली है जो दिन रात पहरा देती है। उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वो आम भक्तों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। ये सुनते ही बाकी कांस्टेबल्स के चेहरे बदल गए। एक ने घबराकर पूछा, तो अब क्या करें? लीचन कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसे शक था कि कोई होली लॉर्ड के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पक्ष में कर रहा है और शायद रिबेलियन की तैयारी हो रही है।
चिंगलू माउंटेन को विलेजर्स होली लॉर्ड के उतरने की जगह बताते हैं। अगर सच में कोई बगावत हो रही है तो उन्हें तुरंत काउंटी टाउन वापस जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए और सेना बुलाकर इसे रोकना चाहिए। ये सुनकर कांस्टेबल्स घबरा गए और बोले, ब्रदर ली, सुना है चिंगलू माउंटेन पर इमोर्टल्स रहते हैं। अगर हम वहाँ गए तो कहीं हमें खतरा तो नहीं होगा? ली चेन ने सख्ती से कहा, डरने की क्या बात है, हम गवर्नमेंट के कांस्टेबल्स हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं, चाहे इमोर्टल हो या कोई भी, हमें अपना काम करना है। फिर उसने आदेश दिया, आज रात ठीक आधी रात को हम पहाड़ पर जाएंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। जाहू भीड़ में खड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, आज तो किस्मत खुद मेरा साथ दे रही है। चिंगलू माउंटेन का रास्ता काफ़ी मुश्किल था और रात में तो और भी खतरनाक हो जाता था। जाहू ने सोचा कि अगर वो रास्ते में कोई एक्सीडेंट कर दे, ली चेन को ख़त्म कर दे और उसकी मौत का इल्ज़ाम होली लॉर्ड पर डाल दे, तो वो मैजिस्ट्रेट वेई का काम भी पूरा कर देगा और खुद भी बच जाएगा। एकदम परफेक्ट प्लान। उधर ली चेन और उसके लोग गांव लौटने ही वाले थे ताकि आधी रात का इंतज़ार कर सकें। तभी वंगहू कुछ विलेजर्स के साथ लुअनशी विलेज से भागता हुआ चिंगजियन विलेज पहुंचा। उसने घबरा कर कहा, विलेज चीफ जो, बड़ी मुसीबत हो गई। मैजिस्ट्रेट वेई ने एक कांस्टेबल को लुअनशी विलेज भेजा है बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड के बारे में पता लगाने के लिए। वो उसका ख़ास आदमी है, शायद वो होली लॉर्ड के बारे में भी जानकारी लेने आया है। ये सुनते ही जो माओ का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत याद आया कि सेरेमनी के बीच में एक कांस्टेबल गायब हो गया था। धत, वो ज़रूर मैजिस्ट्रेट वेई का जासूस था और अब तक सब खबर पहुंचा चुका होगा। दूसरी तरफ चिंगलू माउंटेन पर अपनी केव में बैठा मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार अधिकारी खुद मेरे पास आ ही गए। अब इन्हें सही तरीके से वेलकम करना पड़ेगा। रात होते ही चिंगलू माउंटेन की घाटियां अंधेरे में डूब गईं। ली चेन काले कपड़ों में 3 कांस्टेबल्स के साथ मुश्किल पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जाहू सबसे पीछे चल रहा था। उसके हाथ हमेशा कपड़ों के अंदर थे, जहां वो एक तेज छोटा हथियार कसकर पकड़े हुए था। सबसे छोटा कांस्टेबल धीरे से बोला, ब्रदर ली, चिंगलन माउंटेन काफ़ी सुनसान और ख़तरनाक माना जाता है। यहाँ अजीब अजीब चीज़ों की बातें सुनने को मिलती हैं। हम सिर्फ 4 लोग हैं। अगर सच में उस होली लॉर्ड से सामना हो गया तो शायद हम संभाल नहीं पाएंगे। ली चेन ने शांत होकर जवाब दिया, ज़्यादा लोग होंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। हमारा मकसद लड़ना नहीं है, बस होली लॉर्ड की सच्चाई पता करनी है। प्लेग और टेम्पल के पीछे क्या राज है, वही जानना है। सब सावधान रहो, आगे रोशनी दिख रही है। जाहू ने भी नजर उठाकर देखा। सच में पहाड़ के बीचों बीच हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी और कुछ लोगों की परछाइयां भी हिलती दिख रही थीं। इसी वक्त ली चेन उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। यह मौका बिल्कुल परफेक्ट था। जाहू ने गहरी सांस ली, धीरे से अपनी छोटी डैगर निकाली और रात की हवा के शोर का फायदा उठाते हुए पूरी ताकत से ली चेन की पीठ में घोंपने के लिए वार किया। लेकिन जैसे ही ब्लेड कपड़े को छूने वाली थी, अचानक दूर घाटी में किसी जानवर की जोरदार दहाड़ गूंज गई, जिससे जाहू का हाथ हिल गया और वार सीधा नहीं लगा। बस ली चेन के कपड़े पर लंबा सा चीरा लग गया। यह आवाज़ कैसी थी? ली चेन तुरंत पलटा और उसकी नज़र जाहू के हाथ और कमर से गिर चुकी डैगर पर गई। जाहू, तुम क्या कर रहे हो? जाहू के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। वो कुछ बोलता उसे पहले ही दूर चिंगजिन विलेज की तरफ अचानक आग की लपटें उठती दिखी और जो माओ की तेज आवाज़ें रात को चीरती हुई सुनाई दी। वो लोग चिंगलू माउंटेन पर जा रहे हैं। धत! ली चेन ने जाहू की हरकत को नज़रअंदाज किया और तुरंत चिल्लाया, जल्दी पहाड़ पर चढ़ो। विलेजर्स के पहुंचने से पहले हमें होली लॉर्ड से मिलकर सच्चाई जाननी होगी। सब लोग तेजी से भागे और पीछा कर रहे विलेजर्स से दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो एक बड़े पत्थर के पीछे रुककर सांस ले रहे थे, तभी अचानक चारों तरफ से जोरदार दहाड़ गूंजी और चांदनी में एक विशाल सा साया सामने आ गया। हे भगवान, ये कैसा जानवर है? क्या ये सच में कोई बुरी आत्मा है? ली चेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जिंदगी में कई जगहें देखी थीं, लेकिन ऐसा डरावना जीव कभी नहीं देखा था। तभी पिक्स्यू ने जोर से दहाड़ा और बिजली की तरह उन पर टूट पड़ा और आखिरी कांस्टेबल को एक ही झटके में दूर फेंक दिया।
ली चेन ने तुरंत दूसरे कांस्टेबल को पकड़ा और पास की एक गुफा की तरफ भागा। उधर गुफा है, अंदर चलो। जैसे ही वो अंदर घुसे, पीछे से जोरदार टक्कर की आवाज आई। पिक्स्यू का सिर गुफा की छत से टकराया। पत्थर गिरने लगे और गुफा का मुंह लगभग बंद हो गया। तभी अचानक गुफा के अंदर हल्की सफेद रोशनी फैल गई। सबने हैरानी से ऊपर देखा। गुफा की छत में दर्जनों चमकते हुए क्रिस्टल्स जड़े हुए थे, जो पूरी गुफा को रोशन कर रहे थे। गुफा की दीवारें और भी ज्यादा डरावनी थीं। वो कोई आम नक्काशी नहीं थी, बल्कि जिंदा जैसी दिखने वाली जानवरों की मूर्तियां थीं। लिपटा हुआ विशाल सांप, दांत दिखाता हुआ खतरनाक बाघ और हमला करने को तैयार बिच्छू, हर एक में एक अजीब सा खौफ और दबदबा था। तभी पिक्स्यू आधा गुफा के अंदर घुस चुका था और बस अंदर आने ही वाला था। ली चेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत अपनी कमर से छोटी गन निकाली और पिक्स्यू की दाईं आंख पर निशाना साधा। धड़ाम, गोली सीधा जाकर लगी और चिंगारी सी निकली। पिक्स्यू ने जोर से चीख मारी। उसकी आंख से खून बहने लगा और वो पीछे लड़खड़ा गया। यह देखकर कांस्टेबल्स को थोड़ी राहत मिली। हमने गुफा का दरवाजा बचा लिया। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं चला। अचानक गुफा के बाहर शोर मच गया और जो माओ दर्जनों विलेजर्स को लेकर वहां पहुंच गया। ऑफिसर ली, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही गुफा के अंदर से एक भारी और गूंजती हुई धुन सुनाई दी, जिसकी आवाज इतनी पावरफुल थी जैसे दिल पर दबाव डाल रही हो। ली चेन का गला सूख गया और उसके दिल में एक अजीब सा सम्मान और डर एक साथ पैदा हो गया। ये क्या था? सबने एक साथ ऊपर देखा और देखा कि एक सफेद कपड़ों में इंसान धीरे धीरे पिक्स्यू की पीठ पर उतर रहा था। उसके चारों तरफ हल्की रोशनी चमक रही थी। जो पिक्स्यू अभी तक खतरनाक लग रहा था, अब बिल्ली की तरह शांत होकर जमीन पर लेट गया था। मैंने धीरे से उसके सिर को सहलाया और टैलिस्मन्स की पावर को गोल्डन लाइट में बदलकर उसकी आंख के घाव पर डाला। कुछ ही सेकंड में उसका घाव ठीक होने लगा। मैंने शांत आवाज में कहा, इतनी रात को आए मेहमान, यहां आने का क्या कारण है? ली चेन पूरी तरह हिल चुका था। वो बस मुझे घूरता रह गया और काफी देर बाद होश में आया। इमोर्टल? क्या सच में इमोर्टल्स होते हैं? वो कुछ बोलने ही वाला था कि जो माओ ने बीच में कहा, योर मैजेस्टी, ये कांस्टेबल ली है, मेरे पुराने जानने वाले। ये आपको नाराज करने नहीं आए, बस प्लेग की जांच करने आए हैं। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। ली चेन ने तुरंत झुककर कहा, मैं ली चेन, पिंगजंग प्रीफेक्चर का कांस्टेबल हूं। मैजिस्ट्रेट वेई के आदेश पर चिंगजन विलेज में प्लेग की जांच के लिए आया हूं। जब सुना कि यहां कोई होली लॉर्ड आया है और विलेजर्स मंदिर बना रहे हैं, तो मुझे लगा कहीं कोई गलत चीज तो नहीं हो रही, इसलिए मैं यहां जांच करने आ गया। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कल्ट? मुझे बताओ, सिर्फ इस वजह से कि लोग मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और मैंने प्लेग ठीक किया है, तुम कैसे ये कंक्लूड कर सकते हो कि मैं कोई कल्ट हूं? ली चेन ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, प्लेग को ठीक करना एक अच्छा काम है, लेकिन लोगों को इकट्ठा करके मंदिर बनवाना और विलेजर्स का अंधे होकर फॉलो करना, यह सब हिस्ट्री में कल्ट जैसी चीजों में देखा गया है। एक इंपीरियल कांस्टेबल होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ता है। उम्मीद है आप समझेंगे। गुफा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं, लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराया और नरम आवाज में बोला, ठीक है, तुम न्याय की रक्षा कर रहे हो और लोगों की चिंता करते हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यह सुनकर ली चेन थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसे उस कांस्टेबल की याद आई जिसे पिक्स्यू ने मारा था और उसके चेहरे पर चिंता आ गई। योर मैजेस्टी, हमारे एक साथी को उस डिवाइन बीस्ट ने रास्ते में घायल कर दिया था, शायद वो मर गया होगा। मैंने शांत होकर कहा, तुम उसकी बात कर रहे हो? जो माओ ने ताली बजाई और दो विलेजर्स बेहोश कांस्टेबल को उठाकर अंदर ले आए। मैंने मन ही मन टैलिस्मन्स की पावर एक्टिवेट की और गोल्डन लाइट उसकी छाती पर डाली। कुछ हल्की चटचट की आवाज आई और वो कांस्टेबल तुरंत होश में आ गया। मैं कहाँ हूं ब्रदरली? हम तो पहाड़ पर थे ना। ओल्ड वोंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? ली चेन तुरंत उसे उठाने दौड़ा और देखा कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह किसी आम इलाज से संभव नहीं था। तभी जो माओ आगे आया और गंभीर आवाज में बोला, योर मैजेस्टी,
विलेजर्स ने बताया है कि झाओ बाओ नाम का एक कांस्टेबल जो मजिस्ट्रेट वेई का दिया हुआ टोकन लेकर आया था, बेयर विलेज के बैंडिट्स के पास गया है। लगता है वो उनके साथ मिलना चाहता है। क्या? ली चेन ने तुरंत जाओहू की तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। जाओहू, तुम्हारा भाई वहां क्या कर रहा था? सच बताओ। जाओहू का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, विलेज चीफ जो को गलतफहमी हुई है। मेरा भाई, उसे काउंटी टाउन में जरूरी काम था। वो कभी भी बैंडिट्स के साथ नहीं मिलेगा। मैंने शांत आवाज में कहा, गलतफहमी है या नहीं, अभी साफ हो जाएगा। मैंने हाथ उठाया और एक ड्रोन धीरे धीरे नीचे आया। ये मेरा रिकॉनेसेंस आर्टिफैक्ट है। ये बीते हुए इवेंट्स दिखा सकता है। तुम्हारे भाई की हरकतें साफ दिख जाएंगी। इतना कहते ही ड्रोन से एक रोशनी निकली और उसमें जाओहू का ली चिन पर हमला करने का पूरा सीन दिखने लगा। यह देखकर ली चिन पूरी तरह हैरान रह गया। तुमने ये कैसे किया? जाओहू रोने लगा और बोला, ब्रदरली, मैं मजबूर था। मैजिस्ट्रेट वे और क्लर्क सन ने मुझे और मेरे भाई को धमकाया था कि अगर हमने आपको और विलेज चीफ जो को नहीं मारा तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ली चिन ने गुस्से में पूछा, और क्या आदेश दिया था मैजिस्ट्रेट वाई ने? जाओहू बोला, बस यही कि आपको मारकर ब्लैक बेयर के साथ मिलकर पूरे गांव का नरसंहार करना है। उसने ये भी कहा था कि काम हो जाने पर हमें 1000 चांदी के सिक्के मिलेंगे। ये सुनते ही गुफा में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल्स गुस्से में भर गए और मैजिस्ट्रेट वे को कोसने लगे। लीचन ने जाहू को छोड़ दिया और तुरंत जो माओ का कंधा पकड़कर बोला, ब्रदर जो, जल्दी विलेजर्स को सेफ जगह ले जाओ। ब्लैक बेयर के बैंडिट्स की संख्या सैकड़ों में थी और हर एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम था। चिंगजन विलेज अभी बहुत बड़े खतरे में है। जो माओ जोर से हंसा और आत्मविश्वास से बोला, चिंता मत करो ऑफिसर ली, मैंने शांत आवाज में कहा। कुछ दिन पहले मैं खुद हिज मैजेस्टी के साथ बेयर स्ट्रॉन्गहोल्ड गया था। हिज मैजेस्टी ने एक ही पल में 300 बैंडिट्स को खत्म कर दिया था। ब्लैक बेयर भी मारा जा चुका है। अब कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर ली चेन की सांस अटक गई और वो मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में पूछा, यह आदमी बैंडिट से मिला हुआ था और अपने साथियों के खिलाफ साजिश कर रहा था। तुम इसके साथ क्या करोगे? लीचन ने अपनी कमर से तलवार निकाली और भारी आवाज में बोला, एक कांस्टेबल होकर कानून तोड़ना, बैंडिट से मिलना और अपने साथियों व आम लोगों के खिलाफ साजिश करना, इसकी सजा सिर्फ मौत है। तलवार चमकी और अगले ही पल जाहू जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद ली चेन ने बाकी कांस्टेबल्स की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सख्त थीं। भाइयों, आज की बात बहुत बड़ी है। जाहू मैजिस्ट्रेट वे के साथ मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। वो मरने के लायक था। लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे और भी लोग फंस सकते हैं। उसने सबको देखते हुए कहा, अगर कोई पूछे तो बस इतना कहना कि जाहू पहाड़ से गिरकर मर गया, समझे? सबने तुरंत कहा, जी ऑफिसर ली, हम संभाल लेंगे। वो भ्रष्ट अधिकारी बैंडिट्स से मिलकर चिंगजियान विलेज को खत्म करना चाहता था। वो 1000 बार मरने लायक है। हम इस बात की रिपोर्ट प्रेफेक्ट को जरूर करेंगे। ली चेन ने सख्ती से कहा और फिर मेरी तरफ देखा, जो हवा में खड़ा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, होस्ट सूसी, टैलिस्मन अनलॉक प्रोग्रेस 92%। नेक्स्ट टैलिस्मन के लिए प्रोग्रेस बढ़ रही है। 768 हेल्थ पॉइंट्स रिमेनिंग। मैं समझ गया कि अब काउंटी टाउन में कोई बड़ा मिरेकल दिखाना पड़ेगा ताकि अगला टैलिस्मन अनलॉक हो सके। मैंने कहा, ऑफिसर ली, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ काउंटी ऑफिस चलूंगा और उस करप्ट ऑफिसर को खत्म कर दूंगा ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। लीचन तुरंत आगे बढ़ा और बोला, योर मैजेस्टी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैजिस्ट्रेट वे भले ही गलत है, लेकिन वो इंपीरियल कोर्ट का अधिकारी है। अगर हमने उसे ऐसे ही मार दिया तो सेना हम पर चढ़ाई कर देगी और चिंगजियन विलेज के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने पूछा, तो तुम्हारे पास क्या प्लान है? लीचन बोला, मेरे पास एक आइडिया है। 3 दिन बाद जिंगजो प्रेफेक्चर के लॉर्ड सुजिन का जन्मदिन है और प्रेफेक्ट भी वहां आएगा। मजिस्ट्रेट वे जरूर वहां जाकर उसे खुश करने की कोशिश करेगा। मैं वापस जाकर दिखाऊंगा कि चिंगजियान विलेज में सच में कोई कल्ट है
और मदद के लिए और लोग बुलाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं सीक्रेटली मैजिस्ट्रेट वे के क्राइम्स के सबूत इकट्ठा करूंगा। फिर बर्थडे के दिन सबके सामने उसका पर्दाफाश करेंगे ताकि वो बच ना सके। ये सुनकर जो माओ चौंक गया और बोला, क्या? योर मैजेस्टी, ये जो लॉर्ड सुजिन का नाम लिया, क्या वो वही सुजिन है? वो मेरा पुराना दोस्त और साथ पढ़ने वाला था।